हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी इजू राइट। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और हम लोग सॉल्व कर रहे थे जेई मेंस 2026 के जैन में पूछे गए पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। और दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, मैं कम क्वेश्चन सॉल्व करा पाता हूँ। उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ, ताकि जो बच्चे जिनको बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता उनको भी हेल्प मिले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पीरियोडिक टेबल तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है पीरियोडिक टेबल से, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए ना। केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितनी चीज़ें याद होंगी ना, उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैं वही ट्राई करता हूँ स्टेप बाय स्टेप बताने का कि आपको कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, फिर कैसे समझना है कि क्या पूछ रहा है उसमें, और जो चीज़ दी हुई है उसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके लिए है, बाकी छोटे क्वेश्चन तो आप देख कर, जैसे हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में साइज वगैरह, साइज कैसे इंक्रीज़ करता है, कैसे डिक्रीज़ करता है, आयनाइजेशन कैसे डिपेंड करता है, किसी एलिमेंट का ज़्यादा होगा कि कम होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखते हैं। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो जो है काफ़ी स्लो बन रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताना अगर आपको फास्ट चाहिए कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व हों, तो वो मैं करने को ट्राई करूँगा। पर उन बच्चों के लिए ये नाइंसाफ़ी होगी जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके भी डाउट्स, उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम लोग चीज़ें आगे ले चल रहे हैं। तो थोड़ा स्लो है, बाकी आपको अगर पहले से ही क्वेश्चन आता है या आप सॉल्व कर सकते हो, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करूँ, दिखाया करूँ, वैसे जैसे अभी इस वीडियो में हम लोग, ये सेकंड पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, ये सेकंड पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसमें, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊँगा। तो जिनको सॉल्व करना आता है, जिनको थियरी और प्रैक्टिकल बाकी सारी चीज़ें जिनको पता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो लोग क्वेश्चन देखकर वीडियो पॉज़ किया करो, क्वेश्चन लगाया करो। और अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो या सॉल्व भी हो, तो एक बार 1.5x करके या 2x करके वीडियो को जल्दी से देख करके ये मैच करा लिया करो कि आपने जो सॉल्व किया है आपके कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है ना, ताकि आगे क्वेश्चंस भी सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आगे भी, चाहे अप्रैल वाला पेपर हो या फिर आने वाले कोई सी भी ईयर का पेपर हो, चाहे जेईई मेंस का हो चाहे नीट का। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट के सेम ही चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कभी एलिमेंट चेंज कर देंगे तो कभी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो वो आप लोग वीडियो देखो, क्वेश्चन करो, आगे बढ़ते जाओ। और जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, जिन दोस्तों को, वो लोग प्लीज़ एक एक स्टेप देखो और फॉलो करो पूरे स्टेप्स को, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे, कोई डर की बात नहीं है। सब स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं होता है, सबको धीरे धीरे से ही समझ में आता है ना। हमेशा कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे जीरो से ही स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे वो बेस बिल्डअप होता है, देन आप अच्छे से स्पीड बढ़ाते हो, फिर मार्क्स अच्छे आने लगते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग बस लगे रहो साथ में, और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे हम लोग, उतना ही हमें हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, और डर भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। और एक्यूरेसी और टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। और वो कैसे कर पाओगे, जब रूम पर खुद से टेस्ट दोगे ना। ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स आते हैं, और आपकी कोचिंग वाले भी काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट जो है वो सॉल्व करो, विद इन टाइम करो ना। ऐसा नहीं है कि रूम पर सॉल्व कर रहे हो 4 घंटे में करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो छठा क्वेश्चन तक देख लिए थे हम लोग, सातवां क्वेश्चन आगे देखते हैं। और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उनको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं स्क्रीन पर इंग्लिश में, ये सब आपको आदत डालनी है धीरे धीरे ना। इतना तो आप कर सकते हो कि लिखना और पढ़ना सीख जाओ इंग्लिश में, बोलना नहीं सीख रहे हो, ग्रामर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो आप साइड बाय साइड अभी देखो, या जब आप एग्ज़ाम दे लो जो ड्यूरेशन बचे उसमें देखो।
बट आपको छोटे छोटे वर्ड जो हैं और सेंटेंस बनाना ये सब सीखना होगा, नहीं तो आप देख रहे हो ना, अभी 1-2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और मैक्सिमम बच्चे जो हैं 99% बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम वाले सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट का पेपर होता है उसमें आपको नहीं पता होगा, पर मैं बता देता हूँ, उसमें भी अपर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी होती है, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश भी अपनी साथ साथ बना के रखनी है, समझनी है, लिखनी है। बोलना आप धीरे धीरे ट्राई करना जब कॉलेज में जाना, अगर अभी डर लग रहा है। बट इससे मत भागो कि ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम नहीं देखेंगे। ये कॉलेज में जाओगे, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप बीटेक करने जा रहे हो, आपको सारी चीज़ें वहाँ इंग्लिश में पढ़नी है। और वहाँ आपका कॉन्फिडेंस ऐसे गिरेगा अगर आप इंग्लिश में थोड़ा भी कमज़ोर रहोगे, या कमज़ोर रहोगे, डरोगे, तो सेमेस्टर में ही फेल होते रहोगे हर सेमेस्टर। वहाँ तो पूरा लिखना होता है। तो थोड़े थोड़े जो जैसे आयनाइजेशन हो गया ना, ऐसे जो सेंटेंस है छोटे छोटे, उनको आप लिखना पढ़ना तो कम से कम इंग्लिश में ट्राई करो ना। इससे मत भागो कि कोई पूरा हिंदी में पढ़ाने आए, हम उसी से तैयारी करेंगे और हिंदी में ही पेपर देंगे। पेपर आप हिंदी में दो, क्योंकि उसमें जब आज रीजनल लैंग्वेज कोई चूज करते हो, हिंदी भी अपनी एक तरीके की रीजनल लैंग्वेज मानी जाती है, जो कि नॉर्थ इंडिया में ही केवल बोली जाती है ना। यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड और राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, ऐसे क्षेत्र में बोली जाती है, तो रीजनल लैंग्वेज ही है, पर रीजन इसका काफ़ी बड़ा है। ऐसे ही तेलुगु होती है, तमिल होती है, मराठी है ना, मलयालम है, ये सब रीजनल लैंग्वेज है। इनसे जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो ये चीज़ें आप गूगल पर जाकर देख सकते हो या किसी से पूछ भी सकते हो ना। तो इंग्लिश से मत भागो, बस एक ही रिक्वेस्ट है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में बात करेंगे इन सब टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है और 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। The halogen that makes longest bond with hydrogen in HX has the smallest covalent radius. तो देखो, हेलोजन जैसे हाइड्रोजन इसके साथ बनता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनका साइज मैंने बताया था ना, बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो एच एक्स का लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके साथ होगा, एच आई के साथ। कह रहा है कि द हेलोजन दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड विद हाइड्रोजन इन एच एक्स स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस। ऐसा कैसे हो सकता है, रेडियस की वजह से ही तो बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ती है। ये हाइड्रोजन है और ये अपना है आयोडीन, इसी की वजह से तो बॉन्ड बढ़ता है। तो जब उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो रेडियस, ऑब्वियसली रेडियस बढ़ी है, इसीलिए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी है इसकी। और भी बॉन्ड लेंथ के में फैक्टर होते हैं, पर सबसे ज़्यादा फैक्टर साइज का ही होता है। और भी फैक्टर होते हैं जैसे कि रिपल्सन ज़्यादा हो ना, पर रेडियस का सबसे मेजर फैक्टर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड कह रहा है 15 एलिमेंट का हाइड्राइड है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है 15th ग्रुप, कि 15th का एक ग्रुप का एलिमेंट है जिसका हाइड्राइड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है। दी मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज 4। पहली बात तो इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी वैसे तो 5 होगी, नाइट्रोजन को छोड़कर ना। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, ठीक है। बॉन्डिंग कितनी भी कर ले 8 इलेक्ट्रॉन बस रख सकता है। अब बाकी क्यों ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बाकियों के पास थर्ड ग्रुप से डी ऑर्बिटल ऐड हो जाता है, तो वो एक्सपैंड करके और बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट, इसमें टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो NH3 होता है। तो N का जो लोन पेयर होता है और H जो होता है किसी और N का NH3 का, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो नया जो ऑर्डर आता है, जो सही वाला ऑर्डर है, वो ऐसा है, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर नाइट्रोजन, फिर बिस्मथ, ये ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है फास्फोरस, आर्सेनिक और नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है।
तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो इसमें सबसे कम किसका है? फास्फोरस का है, तो ये हमने फास्फोरस ले लिया। अब इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम नॉर्मली 5 होती है, 6 भी हो सकती है। 6 किस में होती है? जब ये F6 के साथ होता है तो एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी उस समय 6 होती है। नहीं तो ये 5 को वैलेंसी शो करता है, क्योंकि इसके पास जैसे PH3 ही ले लो, इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 1 2 और 3 इधर, तो 5, तो 5 को वैलेंसी शो करता है ये। इसका ऐसे ही होता है ना, NS2NP3, तो 5 कोवैलेंसी शो करता है। कोवैलेंसी क्या होती है? जो हमारे बाहरी शेल में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, बोथ ना, फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों गलत है। 8वां देखते हैं, जो कि 23 जैन को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, ये लग रहा था जेईई मेंस का क्वेश्चन। एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ग्रुप 15 ग्रुप तुरंत लिख लो कि नाइट्रोजन का ग्रुप है, अभी हम लोगों ने लिखा था, फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एक्स फास्फोरस इज हाइयर देन दी दैट ऑफ, हाँ, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, एक इसने एक्स उठा लिया, एक्स एलिमेंट कोई सा भी इन पाँचों में से, और एंड दी फास्फोरस इज हाइयर, तो एक्स और फास्फोरस के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड अदर। एक इसमें से कोई भी एलिमेंट होगा जिसके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो फास्फोरस है, इसका नाइट्रोजन के साथ मान लो ज़्यादा आ गया, और इसका इनके साथ जो भी डिफरेंस होगा वो इसके डिफरेंस से ज़्यादा होगा। जो P और N के बीच का डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो हमेशा ज़्यादा होता है। किससे? हमेशा मतलब कि ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट होगा, जैसे मान लिया हम लोगों ने नाइट्रोजन है, तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा किसके साथ? फास्फोरस के साथ, बाकियों से ज़्यादा होगा। मतलब PFAC, PFB और P बिस्मथ, इनसे ज़्यादा ही होगा। अगर ऐसे ही PAS का ले लिए तो बाकी 3 से PN, PSB, P बिस्मथ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो उसके लिए पहली बात तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बताया था ना, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4 ना। जब हम लोग पॉलिंग की स्केल होती है उस पर जो है कि नाइट्रोजन की कितनी होती है, हमने देखा है फास्फोरस ये है, क्लोरीन ये है, नाइट्रोजन ये है ना, सॉरी ऑक्सीजन ये है, नाइट्रोजन ये है। ऑक्सीजन की 3.5 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, तो नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 पॉइंट समथिंग होती है, लेट्स 3.05। एग्जैक्ट वैसे आपको याद नहीं रहेगा, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ अभी। पर अभी मैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितनी, किस एलिमेंट की, किस ग्रुप के कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो सबका लिख देता हूँ ऐसे, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ही हमने देखा था ना, फ्लोरीन का कितना होता है? 4 होता है, क्लोरीन का 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो अब बताओ, जो फास्फोरस हमारा गिवन एलिमेंट है, इससे इसका डिफरेंस निकालो और बाकी किसी से भी डिफरेंस निकालो। देखो सबसे ज़्यादा कौन आएगा? सबसे ज़्यादा आएगा जब हम फास्फोरस का नाइट्रोजन के साथ डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और सबसे कम किसका आएगा? वो तो आर्सेनिक के साथ ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, वैल्यू क्यों लिखना पड़ा मुझको? ये समझाने के लिए आपको कि देखो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो थर्ड पीरियड के होते हैं उससे ऐसा नहीं है कि पॉइंट में कम होंगे, वो पूरे के पूरे एक यूनिट कम हो जाते हैं। जो पॉलिंग का स्केल है ना, उस पर एक यूनिट पूरा कम हो गया है। फ्लोरीन का 4 था, देखो सेकंड पीरियड कौन सा है उसके बाद का? थर्ड पीरियड, उसका क्या है? क्लोरीन, तो उसमें 3 हो गया वो। तो इतना डिफरेंस है। बाकी में देखो बहुत कम डिफरेंस होता है, एकदम लास्ट सेल में देख रहे हो कितना कम डिफरेंस है इससे। तो क्या बोला था उसने? एक्स और वाई बताओ, तो एक्स क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। और कह रहा है, तो एक्स नाइट्रोजन हो गया, एक बार एक्स आर्सेनिक विस्मत है रखे हैं, तो एक्स नाइट्रोजन अपना ये सही है।
और उसने क्या बोला था कि फास्फोरस इज हाइयर देन दैट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फास्फोरस एंड वाई। वाई कुछ भी हो सकता है, वाई नाइट्रोजन के साथ कुछ भी रख दो, पर एक्स नाइट्रोजन होना चाहिए। तो चूंकि पहले एक्स है तो पहले एक्स किस में है, केवल नाइट्रोजन पहले वाले ऑप्शन में। तो 8वां भी हो गया। 9वां क्या कह रहा है कि द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम। अब ये सब तो मतलब मुझे बताने वाली चीज़ नहीं, आप कर लेना कि जैसे सोडियम है ये S1 है, मैग्नीशियम है ये S2 है, ठीक है। तो अब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालते ही क्या बन जाएगा, हीलियम के बाद क्या था, नियॉन, तो Ni बन जाएगा ये तो। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला ये क्या बन जाएगा, नियॉन। और ये कौन से ग्रुप में है, नोबेल गैस। और आपको पता है ना नोबेल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सेकेंड पीरियड के बाद अब आ गया हीलियम, और इसका सेकेंड आयनाइजेशन करोगे तो सोडियम रहेगा, सोडियम का आयनाइजेशन करना है। तो ये तो S1 होता है, ये भाई P6 है, और ये मोस्ट स्टेबल है। तो इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी ना, लार्जर नहीं, बहुत ज़्यादा लार्जर। तो सोडियम इज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। द आयनिक रेडियस ऑफ O2 इज लार्जर देन F-, ये भी सही है, क्योंकि देखो दोनों के पास, दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, दोनों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं ना। तो जिसके पास जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज ना, एनायन जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो साइज बड़ा होगा उसकी। और यहाँ देखो एटॉमिक नहीं लिखा, आयनिक रेडियस लिखा, क्योंकि आयन है इस पर। तो पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तो कौन सा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ना। इसमें और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करना, पूछना। O2 इज लार्जर देन F-, सही है। जिसके पास निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना बड़ा, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज उतना ही छोटा। कैटायन बनने पर साइज कम होता है, एनायन बनने पर साइज बढ़ता है। 10th करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन्ड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सही दिया है कि नहीं कंफर्म करेंगे। इसमें P5 होता है, इसके P3 होता है, इसका P4 होता है, इसका P1 होता है ना। तो सही दिया हुआ है, तो पहला सही है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन फ्लोरीन या सल्फर फास्फोरस, सही है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जाने पर बढ़ती है। और मैंने ये भी बताया था सेकंड पीरियड से ज़्यादा किसकी होती है, थर्ड पीरियड की। और मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बोरान। नहीं ये तो गलत लग रहा है थोड़ा मुझको, क्योंकि जो बोरान और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इधर है और पोटेशियम इधर है। तो मेटेलिक कैरेक्टर किधर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा सही है, पर मैग्नीशियम आना चाहिए था, फिर एल्युमिनियम आना चाहिए था, फिर बोरान। तो ये गलत हो गया। और बेसिक ऑक्साइड अभी मैंने बताया ना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो सब मेटल ही हैं, बस ऑर्डर देख लो। तो सोडियम के नीचे आता है क्या, पोटेशियम, और उसके बाद मैग्नीशियम किस में आता है, ये 11 12 पोटेशियम बाद कैल्शियम आता है ना। तो और उसके बाद एल्युमिनियम इधर आता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का इधर बढ़ता है, बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम आओ और राइट टू लेफ्ट जाओ। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम की सही है, फिर सोडियम सही है, फिर मैग्नीशियम सही है, फिर एल्युमिनियम सही है, तो ये भी सही है। तो ए बी डी सी वाला केवल गलत है बस। फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई। फोर्थ पीरियड, तो फिर फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हम लोग देखेंगे। तो इसमें फोर्थ कौन सा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ कौन सा है, पोटेशियम। तो कह रहा है दी हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हमें पता है ना लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटती है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाने पर भी घटती है। तो हम ऊपर से नीचे हमें कहाँ जाना है, एक पीरियड में जाना है। तो जो यहाँ होगा लेफ्ट मोस्ट वो सबसे ज़्यादा रेडियस रखता होगा, और जो यहाँ होगा वो सबसे कम। और यहाँ कौन सा होगा, यहाँ ब्रोमीन होता है ना। तो पहले पीरियड में तो कुछ नहीं होगा, दूसरे से शुरू करते हैं, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ये लिथियम, ये सोडियम वाले और पोटेशियम, ये फोर्थ ग्रुप का, ठीक है। तो ब्रोमीन आता है, तो पोटेशियम और ब्रोमीन, सिंपल था। प्रॉपर्टी याद कर लिए बस हम लोग ना, कैरेक्टरिस्टिक कि एलिमेंट किस ऑर्डर में रखे गए हैं, लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। सेल सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या बहुत कम ही घटती है, बढ़ती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन अब न्यूक्लियस होता है अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो
साइज कम कर देता है। 12th देखते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरॉन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन टर्म ऑफ मेटेलिक करेक्टर। यार इतना इजी क्वेश्चन पूछा था ना, देखो कोई टफ क्वेश्चन मिला कोई नहीं। तो फिर से वही, आपको पीरियोडिक टेबल याद है कि नहीं याद है? बोरान के नीचे होता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का ज़्यादा, और ठीक है, तो सोडियम इसका 13 होता है ना, तो सोडियम का क्या, मैग्नीशियम का क्या होता है 12, और पोटेशियम का क्या होता है उसके नीचे होता है ना, तो ये सोडियम है, सोडियम मैग्नी 11 12 13 ये हो गया, और पोटेशियम ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोटेशियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, सही है। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एटॉमिक रेडियस जो भी एलिमेंट होते हैं वो जो, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये एटम है, तो इनकी रेडियस जो होगी वो उसका ऑर्डर क्या होता है? हम लोगों ने देख लिया कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो घटता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटता है। सेल बढ़नी चाहिए तो एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सेल बढ़ने से, तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो पर देखो, आप जैसे क्लोरीन है तो ये क्लोरीन प्लस भी बना सकता है, क्लोरीन माइनस भी, तो बताओ ये दोनों ही आयन बन गए, पर इसकी रेडियस ज़्यादा होगी कि इसकी होगी कि इसकी होगी? इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखेंगे, क्लोरीन प्लस, फिर क्लोरीन माइनस। अब बताओ इसमें दो तीनों चीज़ आ गई, एक प्लस आयन भी है, एक माइनस आयन भी है, और एक एटम भी है। तो ये तो डायरेक्ट बोल दिया कि ग्रेटर होता है हमेशा एटॉमिक रेडियस, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि एनायन के केस में हमेशा रेडियस बड़ी होती है उसके करस्पॉन्डिंग एटम से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, किस में है? पहला सही दूसरा गलत, फोर्थ में है। तो यही 12 क्वेश्चन थे हमारे पास, और जो भी क्वेश्चन और मिलेगा मैं लगवा दूंगा। और आपको, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछो, मैं तुरंत सोल्यूशन आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ये 12 क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिया। अब इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा? मुझे तो बस ये था कि सॉल्व ज़्यादा करवा रहे थे, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, जैसे दो दो स्टेटमेंट दे दिए, उसमें क्वेश्चन दे दिए, और अभी नीचे 10th या 11th क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए। जब सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं वो थोड़ा टफ हो जाता है, पर ये मीडियम में ही हम लोग रखेंगे। बाकी तो ईजी था, देखो ये सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया आयनाइजेशन का, और कोवैलेंसी पूछ लिया, अब इससे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया, और इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ लिया। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा केमिस्ट्री में? आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा और समझाऊंगा भी आपको अच्छे से। और मैं जैसे बताया था कि बेसिक चैप्टर कौन कौन से हैं वो सारी सीरीज़ में लाने वाला हूँ केमिस्ट्री के, उसके बाद फिजिक्स के लाऊंगा। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो बेसिक वाला नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक तरफ से वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। आई बटन आपको राइट साइड में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप चैनल पर जाओ, वहाँ देखो, वहाँ सारे वीडियो पड़े हैं, आप एक तरफ से देखो, सारे क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है? एक ही क्वेश्चन 3 बार लगाओ ताकि वो एग्ज़ाम में आए तो आप भूलो मत। वैसे तो 2 साल में हम लोग, जब फाउंडेशन जो लोग करते हैं वो 2 साल में लगभग 8 से 10 बार एक सेम क्वेश्चन लगा लेते हैं। प्रीवियस ईयर लगाना तो मस्ट है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो, ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दो प्रीवियस ईयर पर ना, और इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है? आप लोग देखना कि बेसिक चैप्टर अभी कौन कौन से आने वाले, वो उसके मैं पहले 26 जैन का जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो रख दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिल जाए जनवरी अप्रैल के पेपर में। जो भी लोग देख रहे हैं, 26 अप्रैल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? आप लोग एक बार सारे, एक तरफ से सारे क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना ना। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं आता है तो आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, सेकंड अटेम्प्ट खुद से दो, एंड फिर आपसे क्वेश्चन धीरे धीरे होने लगेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसका होगा वो आप लोग मेरा बेसिक वाला चैप्टर देखना, उसमें पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल के बाद मैंने किस चैप्टर को बेसिक चैप्टर में रखा है। बेसिक चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जिससे आपका स्कोर भी हाई होगा और आपके बेसिक्स भी मजबूत होंगे, ठीक है? और इससे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये सीरीज़।